तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोलबर्ग की थ्योरी एंड उसके जो है सीटेट के द्वारा जो पूछे गए प्रीवियस ईयर में जो पीवाईक्यू है वो सारी पीवाईक्यू आज की इस वीडियो में मैं कराऊंगा। ये जो वीडियो है जो पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पियाजे की थ्योरी और जो वाइगोस्की की थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो हार्वर्ड गार्डनर की, वो सारे के भी मैंने पीवाईक्यू प्लस कंटेंट करा रखे हैं। आप जो है एक बार वीडियो को देखने के बाद जो है एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने सारी प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, किसी की भी थ्योरी स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं, कोलबर्ग के बारे में हम जान लेते पहले, और उसके बाद जो हम इनकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। जो मॉरल डेवलपमेंट की जो इन्होंने थ्योरी दी थी उनके बाद उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था, उसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी। कैरल गिलिगन ने भी काफ़ी ज़्यादा आलोचना की थी, उनका क्या पक्ष था, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखेंगे। और किस किस प्रकार से जो है सीटेट क्वेश्चन पूछता है प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चन भी हम देखेंगे। 2019 से लेकर 2024 तक के जो है दिसंबर तक के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। देखिए, अगर हम इसके जन्म की बात करें तो 25 अक्टूबर 1927 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे और कहाँ के रहने वाले, तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक और अमेरिका के ही निवासी भी थे। इन्होंने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि मॉरल डेवलपमेंट की जो है थ्योरी, इन्होंने जो है प्रिंसिपल इन्होंने जो है दिया था, वो आगे हम देखेंगे क्या इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था। उसके बाद परंतु इनके सिद्धांत का बाद में काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी की गई थी, जैसा अभी मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया। और उसके बाद जो कोलबर्ग ने जो है सुसाइड कर लिया था। क्या इसका सुसाइड करने का रीज़न ये नहीं था कि इनकी जो है मतलब सिद्धांत की आलोचना हुई थी, ये इनका रीज़न नहीं था। इनका सुसाइड करने का रीज़न था, इनको जो है एक पैरासाइटिक यानी कि परजीवी इन्फेक्शन हो गया था, और इस इन्फेक्शन से ये परेशान होकर इन्होंने जो है बोस्टन हार्बर यानी कि एक अमेरिका का एक बंदरगाह, एक पोर्ट था, उसमें डूब कर जो है इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी, जो कि एक बहुत दुखद बात है। अब इनके सिद्धांत से संबंधित कुछ शब्द हैं, वो शब्द क्या है वो देख लेते हैं हम। पहला शब्द है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा क्या होती है? मॉरल एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन क्या होती है? अगर किसी बच्चों को आपने सुना है कि हमें अपने बच्चों को मॉरल एजुकेशन देनी चाहिए, विद्यालय स्तर पे हमें मॉरल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा सुना है आपने? तो क्या होता है ये? तो मॉरल एजुकेशन यानी नैतिक शिक्षा का मतलब होता है सही और गलत की पहचान करना, नैतिक शिक्षा कहलाता है। यानी कि आपके साथ जो हो रहा है या समाज में कोई चीजें हो रही है, वो सही हो रही है या गलत हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लड़की है, आपके शोल्डर पे किसी ने हाथ रखा है, टच किया है, किसी मेल ने आपके शोल्डर पे हाथ रखा है, टच किया है, या किसी मेल के जो है कोई प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे किसी ने टच किया है, या किसी ने मतलब कुछ किया है, तो वो सही किया है कि गलत किया है। नैतिक शिक्षा मॉरल एजुकेशन है कि इसमें हम बच्चों को बेसिकली सिखाते हैं कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। अगर किसी शिक्षक ने आपके पीठ पे हाथ रख के ऐसे थपथपाया तो उसको किस वे में हमको लेना चाहिए, या किसी ने आपके शोल्डर पे या फीमेल के चेस्ट पे हाथ रखा है किसी ने, तो उसको हमें किस वे में लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्कूली स्तर पे बच्चों को हमें सिखानी चाहिए, और हमें जो है सिखाया भी जाता है बच्चों को। उसके बाद नेक्स्ट है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या होता है? किसी दुविधा में फंसना नैतिक दुविधा कहलाता है। कि शादी जो है आप अपनी गर्लफ्रेंड से करोगे या माता पिता की पसंद से करोगे, तो आप दुविधा में फंस गए हो, तो क्या होगा कि आपको जो है स्टेट टेट देना है कि सी टेट देना है। दुविधा में फंस गए, आपको DSSB में नौकरी दिल्ली में करनी है कि BPSC बिहार में नौकरी करनी है। दोनों का फॉर एग्जाम्पल दोनों का एक साथ पेपर आ जाए तो आप थोड़ा सा दुविधा में फंस जाओगे, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे आपको KVS में नौकरी करनी है या DSSB में करनी है। तो आप दोनों का क्या करते हो, दोनों के डिसीजन लेने से पहले उसके दोनों के जो है क्या करते हो, लाभ हानि को जो है देखते हो, फिर उसके बाद जो है क्या करते हो, उसको तर्क जो करते हो उसको हम नैतिक तर्क बोलते हैं। यानी कि नैतिक दुविधा से निकलने के लिए हम नैतिक तर्क का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल से ही बता देता हूँ आपको कि आपको अपनी महिला मित्र से शादी करनी है या माता पिता के द्वारा ढूंढे गए जो फ्यूचर मित्र आपकी होने वाली है, जीवन साथी, उनसे शादी करनी है। तो इसके लिए आप क्या चीज का तर्क, किस चीज का प्रयोग करोगे? तो उसके लिए आप जो है नैतिक दुविधा से निकलने के लिए नैतिक तर्क का प्रयोग करोगे। नैतिक तर्क क्या होता है कि किसी भी दुविधा से निकलने के लिए हम नैतिक तर्क का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी इतने सारे एग्जाम्पल आपको बताएं, आई थिंक इससे मतलब इस टॉपिक को आप कभी नहीं भूलोगे। नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा और नैतिक शिक्षा क्या हो। चलो भाई, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है जो कोलबर्ग के द्वारा दिया गया है, तो उस सिद्धांत के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम इनके स्टेजेस स्तर पे जाएंगे। कोलबर्ग के इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों में नैतिकता की समझ चरणों में बढ़ती है। यानी कि ये जो कोलबर्ग का जो ये नैतिक विकास का सिद्धांत है, इनका कहना है कि जो बच्चों की जो समझ होती है ना, बच्चों में जो दिमाग होता है ना, वो चरणों में बढ़ती है। यानी कि 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा है उसमें इतनी समझ होगी, खैर 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे में तो समझ होती ही नहीं है। बेसिकली इनका
विकास सिद्धांत विचार वर्ष से ही शुरू होता है। तो उन मतलब मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि 3 से 4 साल तक, 4 से 5-6 साल तक के बच्चों में समझ इतनी होगी, उसके बाद 10 से 13 साल के बच्चों में समझ इतनी होगी, इसी प्रकार से ये बताते हैं। सेकंड पॉइंट है, यह सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चों के नैतिकता का विकास हमें किस प्रकार करना चाहिए, यानी कि हमें बच्चों में ऐसे कौन से मॉरल वैल्यूज डालने चाहिए जिससे कि वो बड़े होकर जो एक अच्छा नागरिक बने। वो सारी चीजें जो है ये सिद्धांत हमें बताता है। उसके बाद जो है सीटेट ने ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, यानी कि कोलबर्ग का जो सिद्धांत है उसके योगदान के रूप में ये जो योगदान है, इनमें से कौन सा योगदान है जो कोलबर्ग के सिद्धांत में जो है हमें देखने को मिलता है। देख लेते हैं। फर्स्ट है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता यानी कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी और नैतिक परिपक्वता यानी कि मॉरल मैच्योरिटी के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। सही बात है भाई, देखते हैं उससे भी अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं, परीक्षण टेस्ट की तो बात है ही नहीं भाई इसमें। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। कार्यवाही जैसा कुछ है ही नहीं उनके सिद्धांत में। फोर्थ है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है, यानी कि मॉरल फिलोसफर है बच्चे, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें जो है फर्स्ट वाला ही करेक्ट लग रहा है, तो हम उसी के साथ जाएंगे। यानी कि इनका कहना है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता यानी कि कॉग्निटिव मैच्योरेशन और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो यही जो है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, तो यही फर्स्ट इसका जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद सेकंड अभिकथन और रीजन वाला जो है आ गया है, यानी असर्शन रीजन वाले। ध्यान रखना, अब के जो सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आप 2024 के उठाओगे ना आप क्वेश्चन पेपर, आप पागल हो जाओगे देख के कि इतने सारे, मतलब 2024 में जिन बच्चों ने दिसंबर में पेपर दिया था ना, उनका सिर्फ एक ही कंसर्न था कि भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया हमसे। टाइम मैनेजमेंट अगर हो जाता ना तो हमारा पेपर काफी अच्छा होता, काफी अच्छा इन द सेंस कि जो बच्चे 1-2 नंबर से रह रहे थे एटलीस्ट वो पास तो हो जाते हैं। तो भाई ये जो है काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सीटेट जो है ना बिल्कुल ही अब असर्शन रीजन के पीछे पड़ गया है। देखते हैं भाई क्या पूछा इसने। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्य को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझते हैं। इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। इसका रीजन क्या दिया है कि लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। बताओ इसका क्या आंसर सही है? दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है, या दोनों सही है और दोनों का आंसर भी, व्याख्या भी सही है। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझते तभी आपको जो है समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अभी कथन में क्या पूछा गया है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे किसी भी कार्य को उसके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझते हैं और फिर इस पर पहुंचते हैं कि नियम कानून नम्य है और इसे बदले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको कोई किसी भी अच्छा काम करने के लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाता था, और यदि कोई बुरा काम करते उसके पनिशमेंट दिया जाता था। आपने समझ लिया कि भाई ये अच्छा काम है ये बुरा काम है, इसमें रिवॉर्ड पनिशमेंट में जो है आपके दिमाग में जो है ये सारी चीजें चलने लगी। और वही केस हम अगर रेड लाइट पे ले, आप जो है क्या मतलब जब बड़े हो जाते हो थोड़े से, आपका जो कॉग्निटिव लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अब क्या है, आप अच्छे बुरे के आधार पे समझने लगते हो कि यदि आपके पीछे कोई, आपकी माता जी अगर तबीयत खराब है, उनकी बहुत ज्यादा कोई सीरियस पेशेंट है, रेड लाइट पे, वहां पे जो है आप क्या करोगे, वहां पे उस कानून का फॉलो नहीं करोगे, वहां पे जो है क्या करोगे, उस रेड लाइट को क्रॉस करोगे और उसको जो है जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके जो है कॉग्निशन में जो ये समझ आ चुकी है कि कुछ कानून ऐसे होते हैं हमारे समाज में जिनको बदलने की जरूरत है और ये हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। तो यही अभिकथन में बताया गया है। उसके बाद कारण में क्या बताया गया है कि लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। सही बात है भाई, ये अभी मैंने आपको यहाँ पे बताई है, देखो नैतिक विकास चरणों में होता है, तो इसका जो है ये दोनों करेक्ट आंसर है और इसका जो है व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है भाई, और लेकिन ये वाला जो है ना अच्छे से मैं आपको आगे समझाऊंगा, जो मोरालिटी के स्टेजेस आएंगे ना उसमें अच्छे से समझाऊंगा, कौन कौन से चरणों में कितना बच्चे का डेवलपमेंट होता है माइंड का, वो सारी चीजें आगे बताऊंगा। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेंज की दुविधाएं हैं, यानी कि इसको हम हेंज डिलेमा भी बोलते हैं। ये जो है अपने जो कोलबर्ग थे उन्होंने जो बच्चों के सामने ना ये पेश किया था, उन्होंने ये चीजें बताई थी, ये कहानी बताई थी और बच्चों से पूछा, फिर उनके नैतिकता के लेवल को उन्होंने चेक किया था। तो क्या था ये हेंज की दुविधा, वो देख लेते हैं, आप सुनना आराम से। जो हेंज की वाइफ थी ना उसकी तबीयत खराब होती है, वह मेडिकल स्टोर जाता है और दवाई मांगता है, परंतु मेडिकल स्टोर वाला दवाई देने से मना कर देता है और दवाई महंगे दामों पर बेचता है। परंतु हेंज के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह जो है दवाई खरीद सके, और यदि वह दवाई नहीं खरीदता तो उसकी वाइफ की जो है मृत्यु भी हो सकती थी। पैसे ना होने के कारण हेंज आखिरी में दवाई की
चोरी कर लेता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। अब जो है कोलबर्ग पूछते हैं अलग अलग डिफरेंट जो एज के बच्चे उनसे पूछते क्या जो हेंज ने जो है क्या वो सही किया चोरी करके। कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ उसने सही किया चोरी करके, कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं नहीं चोरी तो करना तो आपने ही बताया था, गलत बात, हमारी मॉम डैड कहते हैं, हमारे टीचर कहते हैं गलत बात है, तो हेंज ने गलत किया। अब यही मेरा सेम क्वेश्चन आपसे है। आई नो बहुत से बच्चे जो है मतलब बोलेंगे कि हेंज ने सही किया था, फिर उस नियम कानून का क्या जो कानून के द्वारा बनाया गया है, जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, हेंज ने तो चोरी की ना, चोरी करना तो गलत बात है। तो ये जो है डिफरेंट जो उम्र के बच्चे उनसे पूछते हैं और उनकी राय लेते हैं, उसी हिसाब से जो फिर उनको स्तरों में बांटते हैं। उसके बाद अब देख लेते हैं हम कोलबर्ग के नैतिकता का स्तर। अब जो मैंने ये जो पीछे स्टोरी आपको बताई इस स्टोरी के बेस पे जो है ना अब आपको पता चलेगा डिफरेंट स्टेजेस के बच्चे का जो है मतलब नैतिकता का स्तर क्या होता है, नैतिकता का लेवल क्या होता है, वो सारी चीजें हम देखते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो इस वाले पोर्शन को ना अच्छे से आप सुनना, ठीक है भाई। कोलबर्ग के नैतिकता का स्तर प्रत्येक 2 चरणों में बांटा गया है। कुल मिलाकर 6 चरण हुए जो कि इस प्रकार है। किस प्रकार है? इस प्रकार है। देखो भाई, पहला है पूर्व पारंपरिक स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल, इसमें जो है 2 पार्ट है, ठीक है। उसके बाद है पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर में भी 2 पार्ट है। उसके बाद उत्तर पारंपरिक स्तर, इसमें भी 2 पार्ट है, यानी कि 2 2 2 और 2 टोटल 6 हो गए स्तर। इसमें पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा है कन्वेंशनल लेवल और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। अब इन तीनों के 2 पार्ट देख लेते क्या क्या है। पहला है पूर्व पारंपरिक यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या होता है, इसमें इस चरण में 4 से 10 साल तक के बच्चे आते हैं जिनकी नैतिकता बिल्कुल शून्य होती है। अब आप कहोगे 0 से 4 साल तक के बच्चे कहाँ गए, तो भाई उनमें तो नैतिकता होती ही नहीं, उसमें मोरालिटी होती है। आप बताओ, वो कहीं भी सुसु कर देंगे, कहीं भी पोटी कर देंगे, उनकी नाके बहरी होगी तो आप साफ करते हो। अगर उनमें मोरालिटी होती है तो वो नाके इज्जत से जो है तमीज से वो पोटी करते सुसु करते हैं, पैंट में तो नहीं कर देते ना। तो यानी 0 से 4 वर्ष के बच्चों में नैतिकता नहीं होती है। उसके बाद जो 4 से 10 साल वाले में भी जो होती है ना बच्चों में, नैतिकता बिल्कुल शून्य के बराबर ही होती है। अब इसके 2 स्टेजेस हम देख लेते हैं। क्या स्टेजेस है? पहला स्टेजेस है आज्ञाकारी और दंड अभिविन्यास। इस वाले टॉपिक से ही आपको जो है इसका कंटेंट का पता चल जाना चाहिए, यानी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इस यानी कि इस चरण में बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है और अपने माता पिता के कहे हुए बातों का अनुसरण करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप भी छोटे थे या आपके बच्चे होंगे तो वो क्या करता है कि आप उसको पीटो ना, आप जो है उसको जो है क्या करो, उसको जो है पनिशमेंट ना दो, वो क्या करेगा आपकी आज्ञा का पालन करेगा। आप बोलोगे ओए मेरे चुन्नू इधर आओ, ये लो भाई ये लो। तो इसके ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसमें आप मुझे करेक्ट आंसर बताओगे। अभी मैंने पीछे ही आपको पढ़ाया अच्छे से, तो इसका करेक्ट आंसर है कानून और व्यवस्था अभिमुखता। कैसे है देख लेते हैं, अभी पीछे बता देते हैं अभी हम आपको। कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, ठीक है भाई। इसमें क्या करता है बच्चा, नियम और कानून के द्वारा जो समाज के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसका अनुसरण करना चाहिए। तो वही तो बताया। ये जो बचवा है, ये प्याला बचवा है, ये क्या बोलता है कि भाई हेंज को तो नियम कानून फॉलो करने चाहिए, तो इसका सेकंड है। अब आप बोलोगे सामाजिक अनुबंधन की उन्मुखता क्यों नहीं है? अरे मेरे दादा, सामाजिक लिखने से सामाजिक अनुकरण की उन्मुखता थोड़ी जाए, कहाँ है, बाकी बताओ। इसका मतलब हो गया सामाजिक अनुबंधन की अभिमुखता का मतलब हो गया कि अब बच्चा जो है इन नियमों कानूनों से परे हो चुका है। अब वो क्या करता है, अब वो देखता है कि क्या सही है ऐसा तो है नहीं कि जो सरकार ने नियम कानून बना दिया वो सही बनाए होंगे। ऐसा रेड लाइट पे तो फॉलो नहीं हो सकता ना सबके लिए। अब रेड लाइट को तो सबके लिए कर दिया कि भाई कोई भी इमरजेंसी हो सबको फॉलो करना है। तो यहाँ पे तो गलत है ना भाई, जो समाज में गलत हो रहा है उसके खिलाफ बच्चा जो है आवाज भी उठाता है। तो ये सामाजिक अनुबंधन की उन्मुखता में आएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर सेकंड है, कानून और व्यवस्था की अभिमुखता, यानी कि नियम और कानून को जो है फॉलो करना चाहिए, ऐसा इस बचवा को लगता है। ठीक है भाई। हमारा नेक्स्ट है लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि इसे दूसरे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को आता है, किस चरण में आता है? तो भाई इसी ये जो है प्रथागत यानी कि कन्वेंशनल लेवल में आता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉरेंस कोल्बर के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? अभी आपको मैंने पीछे ही बताया है कि बच्चा जो है क्या करता है, जो सोसाइटी ने रूल बना दिए उसके अकॉर्डिंग काम करने लगता है, उसके नियमों को पालन करने लगता है, तो नॉर्मल है, पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। चलो भाई, अब ये जो हमारा लास्ट जो स्तर है ये कौन सा है? उत्तर पारंपरिक। पहला मैंने जो है प्री कन्वेंशनल बताया था, पूर्व पारंपरिक, उसके बाद पारंपरिक, अब ये जो है उत्तर पारंपरिक मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इस लेवल में कौन से ईयर के बच्चे आते हैं? इसमें 13+ साल के जो है बच्चे इस वाले लेवल में आते हैं। अब देख लेते हैं। इसमें भी पहला जो है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, अभी पीछे एक पॉइंट आया था
जिसमें आप जो कंफ्यूज हो रहे थे, तो अब देख लो भाई, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किस में आ रहा है, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चा जो है अपने हक के लिए समाज से लड़ना सीख जाता है। अगर कुछ उसके साथ गलत हो रहा है तो वह उसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। अभी आपने बीपीएससी का देखा है, काफी ज्यादा जो पटना में जो बीपीएससी का जो पेपर लीक का जो मामला है, कितना मतलब बड़े स्तर पे जो ये जो मतलब ये जो हो रहा है पहुंच गया है। तो उसमें क्या है, उन बच्चों में जो भी वहाँ पे जो बच्चे हैं अवेलेबल, उनमें क्या है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, यानी कि बच्चा जो है अपने हक के लिए, यदि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो वो जो है क्या करेगा, वो सरकार से भी लड़ जाएगा। तो ये है इसमें, ठीक है भाई, समझ में आया। चलो नेक्स्ट है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ये सब में नहीं होता है, ये कुछ ही लोगों में होता है। जैसे कि देखो भाई, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, इस चरण में समाज की भलाई के लिए लड़ते हैं। जैसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की थी। तो देखो भाई, इस वाले में ना बच्चा जो है अपने लिए लड़ाई करता है। अभी जो बीपीएससी में जो वो जो सारा चीज हुआ है, उसमें बच्चा हर कोई अपने अपने लिए लड़ाई कर रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है पूरा जो बच्चा होता है, मतलब बच्चे तो नहीं लड़ाई करते, मतलब जो बड़े हो जाते हैं 13+ साल के हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो समाज की भलाई के लिए, फिर उसको अपने जान वान की नहीं पड़ी रहती है कि जो है मेरी जान चली जाएगी, या उसको किसी चीज का डर नहीं आता। महात्मा गांधी को किसी चीज का डर था, सुभाष चंद्र बोस को किसी चीज का डर था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था, यानी कि इसमें 3 जो अवस्थाएं दे रखी है वो गलत है, इसमें कोई एक ही सही है जो कि लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा दिया गया है। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी है। तो क्या हमने प्रस्तुति अवस्था के बारे में पढ़ाया गया है जिसमें विकास और वृद्धि रुक जाता है? ये तो अभी बात ही नहीं की है भाई इस वीडियो में, इसका तो अलग ही चैप्टर विकास और वृद्धि का। उसके बाद सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, इसकी भी बात नहीं की है। उसके बाद मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, ये तो बिल्कुल ही नहीं की है। उसके बाद है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, जो कि एरिक्सन के द्वारा दिया गया, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। तो भाई करेक्ट आंसर इसका कौन सा है? इन्हीं चारों में से कोई एक है। मैंने आपको कंफ्यूज के लिए सारे ही गलत बताए आपको। तो भाई इसका करेक्ट आंसर मैं आपको जो है ऐसे बताऊंगा, जैसे मैं बताता हूँ कि भाई आपको जो है अगर आंसर नहीं भी पता है ना, आपको आंसर छांटना आना चाहिए, क्योंकि आपको 2-4 मनोवैज्ञानिक की थ्योरी पता होगी ना, तो आप ऑटोमेटिक आंसर छांटना शुरू कर दोगे। एरिक्सन के बारे में मैंने आपको पढ़ा है, उन्होंने उद्योग बनाम अधीनता अवस्था के बारे में बताया। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था प्याजे आपने पढ़ाई है, तो प्याजे की यहाँ बात ही नहीं हो रही है। परिस्थिति अवस्था जिसमें वृद्धि और विकास रुक जाता है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई इस वीडियो में। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास अभी जो मैंने आपको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में जो है बताया, यानी उत्तर पारंपरिक अवस्था में। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है नैतिकता के सिद्धांत की आलोचना, यानी कि जो कोलबर्ग की जो ये सिद्धांत थी ना, नैतिकता का सिद्धांत, इसकी जो है काफी आलोचना हुई थी। क्यों आलोचना हुई थी उसके भी 2-4 पॉइंट देख लेते, और किसने आलोचना की थी और क्यों की थी ये भी देख लेते हैं। तो पहला ही है कैरोल गिलिगन, इनकी जो है शोध सहायक थी, असिस्टेंट थी। इस सिद्धांत में लिंग पक्षपाती सिद्धांत कहा, मतलब कैरल गिलिगन ने जो है ये इन्हीं की जो है शोध सहायक थी या था, ये तो मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। आई थिंक थी हाँ भाई, थी भाई थी, क्योंकि उन्हें लिंग पक्षपाती कहा है। लिंग पक्षपाती का मतलब हो गया कि उसने कहा है कि भाई इसमें जो कोलबर्ग साहब ने जो है इसमें सिर्फ पुरुषों को लिया है, महिलाओं को नहीं लिया है, क्योंकि महिलाओं का जो थोड़ा सा जो पर्सपेक्टिव किसी भी चीज़ को देखने का होता है वो केयर की तरफ होता है, यानी कि वो किसी भी चीज़ को केयर की तरफ से, मतलब केयर के नज़रिए से देखती है, यानी कि प्यार, मोहब्बत, भावनाएं, इमोशन, इन चीज़ों पे वो ज़्यादा जोर देती है। उसके बाद कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में केवल पुरुषों को लिया है। ये किसमें हमें बताया गया, इन अ डिफरेंट वॉइस नामक किताब में इस चीज़ का हमें वर्णन मिलता है, जो कि कैरोल गिलिगन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है भाई, पहला तो ये आलोचना हुई। कोलबर्ग का यह सिद्धांत गैर पश्चिमी संस्कृतियों पर लागू नहीं होती है, यानी कि जो कोरगल नहीं, कोलबर्ग थे, जो गैर पश्चिमी देश कौन से होते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इन सारी देशों पे जो है ये लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न थे। तो इन्होंने वहीं के सारे बच्चों के एग्जाम्पल लिए, वहीं पे पुरुषों के एग्जाम्पल लिए, लेकिन जरूरी तो नहीं है जो वहाँ पे पुरुषों के एग्जाम्पल लिए वो अदर जो ईस्टर्न कल्चर है उस पर लागू हो, नहीं हो सकता भाई। तो ये भी एक इनकी आलोचना थी। उसके बाद था कोलबर्ग का सिद्धांत काल्पनिक परिदृश्य, यानी कि इमेजिनरी सिचुएशन पे आधारित था। मतलब उनके काफी सारे ऐसे पॉइंट थे जो उन्होंने जो है मतलब जो उसका जो है वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और उन्होंने जो इसको इमेजिनरी सिचुएशन जो है बताया है। तो ये था इसमें। ठीक है भाई, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, इनमें से आप बताओ क्या पॉइंट कैरल गिलिगन ने बताया है।
सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, आनुवांशिक कारकों और पर्याप्त महत्व न देने पर, या केस अध्ययन के अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। अभी मैंने पीछे ही पढ़ा है, कैरल गिलिगर, डिक्यू, इनका जो है इस सिद्धांत की जो आलोचना की है, इन चारों में से कोई एक आंसर है और आप मुझे इसका कमेंट करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।